31 अक्टूबर 1984 सुबह के ठीक 9:08। स्थान सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। राजधानी की हवा उस सुबह असामान्य रूप से शांत थी। पेड़ों की पत्तियां मुश्किल से हिल रही थीं और प्रधानमंत्री आवास के भीतर हर गतिविधि रोज की तरह सामान्य दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी शांति के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो अगले कुछ घंटों में भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस सुबह कोई नहीं जानता था कि देश की सबसे ताकतवर महिला अपने ही सुरक्षा घेरे के बीच मौत के इतने करीब खड़ी है। कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की आवाज दिल्ली की हवा को चीर देगी और पूरा भारत बदले खून और दंगों की आग में डूब जाएगा। उस समय भारत पहले ही गहरे तनाव से गुजर रहा था। पंजाब उग्रवाद की आग में जल रहा था। सड़कों पर बंदूकें दिखाई देने लगी थीं और अलग खालिस्तान की मांग धीरे धीरे हिंसक रूप ले चुकी थी। इन सब के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था, अब हथियारबंद उग्रवादियों का घर बन चुका था। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार रिपोर्ट भेज रही थीं कि मंदिर परिसर के भीतर भारी मात्रा में हथियार जमा किए जा रहे हैं। दीवारों के पीछे मशीन गनें छिपाई जा रही थीं और परिसर को लगभग किले में बदला जा चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने सबसे कठिन फैसला खड़ा था। अगर सेना भेजी जाती तो धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थीं। अगर कुछ नहीं किया जाता तो पंजाब पूरी तरह हाथ से निकल सकता था। जून 1984 की रातों में अमृतसर की गलियों में अचानक सेना की आवाजाही बढ़ने लगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हर हाल में बाहर निकाला जाए। लेकिन जो शुरू में एक सीमित सैन्य कार्रवाई मानी जा रही थी, वो जल्द ही खूनी संघर्ष में बदल गई। मंदिर के भीतर से लगातार गोलियां चल रही थीं। टैंकों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। कई सैनिक मारे गए। कई निर्दोष श्रद्धालु भी उस आग में फंस गए और अंत में भिंडरावाले मारा गया। ऑपरेशन पूरा तो हो गया, लेकिन उसके साथ पूरे सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। दुनिया भर के अखबारों में स्वर्ण मंदिर की क्षतिग्रस्त तस्वीरें छपने लगीं। पंजाब के गांवों और शहरों में एक ही भावना फैल रही थी, बदला। इसी दौरान इंदिरा गांधी को लगातार चेतावनियां मिल रही थीं। खुफिया रिपोर्ट कह रही थीं कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। सलाह दी गई कि उनके सुरक्षा घेरे से सिख अंगरक्षकों को हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि ऐसा करने से यह संदेश जाएगा कि सरकार पूरे सिख समुदाय पर शक कर रही है। उन्होंने अपने सबसे करीब मौजूद सुरक्षाकर्मियों को नहीं हटाया। उन्हीं में दो नाम थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। दोनों वर्षों से सुरक्षा ड्यूटी में थे। दोनों रोज प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहते थे। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके भीतर क्या चल रहा था, ये कोई नहीं समझ पाया। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी को एक विदेशी टेलीविजन इंटरव्यू देना था। वो अपने आवास से निकलकर पैदल उस रास्ते की ओर बढ़ रही थीं जो कार्यालय भवन तक जाता था। उनके आसपास सामान्य सुरक्षा मौजूद थी। पेड़ों की छाया जमीन पर पड़ रही थी। कैमरा टीम तैयारी कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उस रास्ते पर खड़े दो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी बंदूकें उठाईं। अगले कुछ सेकंड में दर्जनों गोलियां चलीं। गोलियों की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। इंदिरा गांधी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सफेद साड़ी खून से लाल होने लगी। आसपास मौजूद लोग चीखते हुए भागे। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि देश की प्रधानमंत्री पर हमला हो चुका है। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह वहीं खड़े रहे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बेअंत सिंह ने खुद कहा कि उसने जो करना था कर दिया। अगले ही क्षण दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। बेअंत सिंह वहीं मार दिया गया, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा गांधी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली की सड़कों पर अचानक सायरनों की आवाजें गूंजने लगीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारी तेजी से अस्पताल पहुंचने लगे, लेकिन अंदर डॉक्टरों की कोशिशें लगभग बेकार साबित हो रही थीं। शरीर में इतनी गोलियां लगी थीं कि बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। दिल्ली के सत्ता गलियारों में अफरा तफरी फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब देश को कैसे संभाला जाए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विदेश दौरे से वापस लौट रहे थे। सेना और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। उसी बीच खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी कि प्रधानमंत्री को उनके ही सिख अंगरक्षकों ने गोली मारी है। और यही वो क्षण था जहां से भारत एक और भयावह अध्याय की ओर बढ़ने लगा। दोपहर तक हजारों लोग सड़कों पर उतरने लगे। पहले सिर्फ गुस्सा था,
फिर अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि सिखों ने देश के साथ विश्वासघात किया है। भीड़ उग्र होती चली गई। दिल्ली की गलियों में लोगों को उनकी पगड़ी और दाढ़ी देखकर पहचानना शुरू कर दिया गया। मतदाता सूचियों और सरकारी रिकॉर्ड्स के जरिए सिख परिवारों के घर चिन्हित किए जाने लगे। कुछ ही घंटों में राजधानी के कई इलाकों में आग लग चुकी थी। घर जलाए जा रहे थे, दुकानों को लूटा जा रहा था, लोगों को भीड़ के बीच जिंदा जलाया जा रहा था। पुलिस कई जगहों पर या तो गायब थी या सिर्फ तमाशा देख रही थी। रात होते होते दिल्ली एक खुली कब्रगाह में बदल चुकी थी। त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी जैसे इलाकों से लगातार चीखों की आवाजें आ रही थीं। हजारों सिख परिवार अपने घरों में छिपे बैठे थे। कई लोगों ने अपने बाल काट डाले ताकि पहचान छिप सके। गुरुद्वारों में आग लगाई जा रही थी। सड़कों पर जले हुए ट्रक और शव पड़े दिखाई देने लगे। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि कई जगह सेना बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही थी। राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। देश को स्थिर दिखाना जरूरी था, लेकिन बाहर की दुनिया में हिंसा लगातार बढ़ रही थी। अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में दंगे भड़कते रहे। आधिकारिक आंकड़े कुछ हजार मौतों की बात करते रहे, लेकिन कई रिपोर्टों में संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई गई। हजारों परिवार हमेशा के लिए टूट गए, बच्चे अनाथ हो गए और कई लोग ऐसे थे जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ घंटों में राख बन गई। सबसे भयावह बात यह थी कि इतने बड़े नरसंहार के बावजूद न्याय वर्षों तक अधूरा ही रहा। अनेक आयोग बने, कई नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ को भड़काया। कुछ नाम बार बार सामने आए, लेकिन राजनीतिक शक्ति, सबूतों की कमी और समय के साथ बहुत से मामले कमजोर पड़ते चले गए। जिन लोगों ने अपने परिवार खोए थे, उनके लिए यह सिर्फ दंगा नहीं था, ये उस व्यवस्था पर से विश्वास टूटने जैसा था जो उन्हें बचाने वाली थी। उधर सतवंत सिंह को जिंदा पकड़ा गया था। बाद में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। पूछताछ में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र बार बार सामने आया। ये स्पष्ट होता जा रहा था कि इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये बदले की आग थी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। आखिरकार सतवंत सिंह और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन तब तक भारत की राजनीति और समाज दोनों गहरे घाव झेल चुके थे। इंदिरा गांधी की मौत ने दुनिया को भी झकझोर दिया। दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक हर जगह भारत की स्थिति पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि शीत युद्ध के बीच एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। अगर देश अंदर से अस्थिर होता तो उसके असर पूरी दुनिया पर पड़ सकते थे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ हत्या नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि एक राजनीतिक निर्णय, एक सैन्य ऑपरेशन और बदले की भावना ने मिलकर पूरे देश को इंसानियत के सबसे अंधेरे दौर में धकेल दिया। जिन सड़कों पर लोग रोज साथ रहते थे, वही लोग अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। पड़ोसी पड़ोसियों के दुश्मन बन गए और भारत ने देख लिया कि जब सत्ता, धर्म और बदला एक साथ टकराते हैं तो सभ्यता कितनी जल्दी टूट सकती है। आज भी 31 अक्टूबर 1984 का नाम सुनते ही भारत के इतिहास का वो काला अध्याय लोगों की यादों में जिंदा हो उठता है। सफदरजंग रोड का वो रास्ता, गोलियों की वो आवाज, जलती हुई दिल्ली की वे रातें और हजारों परिवारों की चीखें, ये सब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है कि नफरत जब राजनीति के साथ मिल जाती है तो उसका अंत हमेशा खून में होता है। नवंबर 1984 की शुरुआत होते होते दिल्ली की हवा में जलते हुए रबर, मिट्टी के तेल और इंसानी मांस की मिलीजुली गंध फैल चुकी थी। जिन गलियों में कुछ दिन पहले तक बच्चे खेलते दिखाई देते थे, वहां अब राख उड़ रही थी। कई इलाकों में बिजली काट दी गई थी ताकि रात के अंधेरे में होने वाली हिंसा को कोई साफ देख न सके। भीड़ ट्रकों और जीपों में भरकर आती थी। उनके हाथों में लोहे की रॉड, पेट्रोल और मतदाता सूचियों की कॉपियां होती थीं। सिख परिवारों के नाम और पते पहले से चिन्हित किए जा चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो ये सिर्फ अचानक भड़की भीड़ नहीं, बल्कि किसी अदृश्य व्यवस्था के तहत चल रहा सुनियोजित नरसंहार हो। त्रिलोकपुरी ब्लॉक 32,
उन दिनों मौत की सबसे भयावह तस्वीर बन चुका था। सैकड़ों सिख परिवार छोटे छोटे घरों में छिपे बैठे थे। बाहर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। कई पुरुषों को उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाला गया। उनके गलों में टायर डालकर आग लगा दी गई। कुछ को लोहे की सरियों से तब तक पीटा गया जब तक शरीर हिलना बंद नहीं हो गया। औरतें अपने बच्चों को छिपाने की कोशिश कर रही थीं। कई बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को जलते हुए देखा। उन रातों में इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। चीखें इतनी ज्यादा थीं कि कुछ इलाकों में लोग कान बंद करके बैठ गए थे। सबसे ज्यादा सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठे। अनेक प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि कई जगह पुलिस मदद मांगने वालों को वापस लौटा रही थी। कुछ जगहों पर पुलिस सिर्फ खड़ी होकर सब देखती रही। जिन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी वही कई इलाकों में निष्क्रिय दिखाई दिए। बाद में कई जांच आयोगों में ये आरोप भी सामने आया कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। कहा गया कि लोगों को खुलेआम हिंसा के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उस समय राजधानी में ऐसा डर और अराजकता फैल चुकी थी कि सच और अफवाह के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था। उधर एम्स अस्पताल के भीतर इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था। बाहर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। देश भर से नेता, विदेशी प्रतिनिधि और सैन्य अधिकारी दिल्ली पहुंच रहे थे। सरकारी टेलीविजन लगातार शोक संगीत और गंभीर घोषणाएं प्रसारित कर रहा था। लेकिन उसी समय दिल्ली के कई हिस्सों में लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक तरफ राष्ट्र अपनी प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ उसी राष्ट्र की सड़कों पर हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा रहे थे। राजीव गांधी अचानक उस कुर्सी पर बैठा दिए गए थे जिसके लिए शायद वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। कुछ ही घंटों में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई देता था। लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब हिंसा को रोकना थी। सेना को आखिरकार कई इलाकों में उतारा गया, कर्फ्यू लगाए गए, लेकिन तब तक राजधानी के कई हिस्से जल चुके थे। हजारों लोग बेघर हो चुके थे। राहत शिविरों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। गुरुद्वारों के भीतर घायल और डरे हुए परिवार पनाह ले रहे थे। इन दंगों की सबसे भयावह बात यह थी कि कई हमलावर अपने ही मोहल्लों के लोग थे। जिन पड़ोसियों के साथ दशकों तक त्योहार मनाए गए थे वही अचानक भीड़ का हिस्सा बन गए। लालच भी इस हिंसा का बड़ा कारण बना। कई घरों को लूटने के बाद आग लगाई गई, दुकानों से सामान उठाया गया। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उनकी दाढ़ी और पगड़ी उन्हें अलग पहचान दे रही थी। उन दिनों दिल्ली में सिख होना ही मौत का कारण बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जब इन घटनाओं की तस्वीरें दिखानी शुरू की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। विदेशी अखबारों ने इसे भारत के इतिहास के सबसे शर्मनाक सांप्रदायिक नरसंहारों में से एक बताया। मानवाधिकार संगठनों ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन देश के भीतर राजनीतिक माहौल इतना संवेदनशील था कि खुलकर सवाल उठाना आसान नहीं था। कांग्रेस पार्टी भारी सहानुभूति लहर के बीच चुनाव की तैयारी कर रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया था और उसी भावना के बीच राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। इसी दौरान एक बयान ने वर्षों तक विवाद पैदा किया। राजीव गांधी ने बाद में कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आलोचकों ने इस बयान को दंगों के औचित्य से जोड़कर देखा। ये वाक्य आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में बहस का विषय बना रहा। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था उनके लिए ये घाव और गहरा हो गया। धीरे धीरे दंगे शांत तो हो गए, लेकिन उनके निशान कभी मिट नहीं पाए। राहत शिविरों में रहने वाले हजारों लोग वर्षों तक सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट सके। बच्चों के मन में डर बैठ चुका था। कई महिलाओं ने अपने पूरे परिवार खो दिए थे। अदालतों में केस चलते रहे, आयोग बनते रहे, लेकिन हर सुनवाई के साथ लोगों को लगता रहा कि न्याय उनसे दूर होता जा रहा है। समय बीतने लगा। पंजाब में उग्रवाद और बढ़ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या ने अलगाववाद को और भड़का दिया। अगले कई वर्षों तक पंजाब गोलियों, बम धमाकों और हत्याओं की आग में जलता रहा। पुलिस अधिकारियों, नेताओं और आम नागरिकों तक को निशाना बनाया जाने लगा। भारत के लिए वो दौर किसी धीमे गृहयुद्ध जैसा बन चुका था। हर दिन नई लाशें मिलती थीं, हर दिन नए डर पैदा होते थे। उधर खुफिया एजेंसियां लगातार ये समझने की कोशिश कर रही थीं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। आखिर दो ऐसे अंगरक्षक जो रोज प्रधानमंत्री के इतने करीब रहते थे, उनके भीतर पल रहे गुस्से को कोई क्यों नहीं समझ पाया।
ये सवाल सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा था, क्योंकि कई चेतावनियां पहले ही दी जा चुकी थीं। लेकिन राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश में खतरे को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी जरूरत थी। आज भी सफदरजंग रोड के उस रास्ते को देखकर कई लोगों की रूह कांप जाती है। वही पेड़, वही रास्ता, वही जगह जहां कुछ सेकंड की गोलियों ने भारत का भविष्य बदल दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये उस दौर की सबसे बड़ी चेतावनी थी कि जब धर्म, सत्ता और बदले की राजनीति एक साथ टकराते हैं तो पूरा समाज टूट सकता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच यही है कि उस दौर में मरने वाले ज्यादातर लोग न तो राजनेता थे, न उग्रवादी, न सैनिक। वे आम लोग थे जो सिर्फ गलत समय पर गलत पहचान के साथ जी रहे थे।